मौसी मासा। सेजल बचपन से ही अपनी मौसी सुनीता के बहुत क्लोज होती है। जब देखो वो हर छोटी से छोटी बात भी सुनीता से बताती। एक दिन सुनीता सेजल की माँ अनीता से कहती है, अब सेजल की शादी करवाने का वक्त आ गया है। सेजल बड़ी हो गई है। हाँ दीदी, लेकिन मैं सोच रही थी कि 1-2 साल रुक कर ही उसकी शादी करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अरे पागल, 1-2 साल लड़का देखने में भी तो लग जाएगा। अब लड़की देखना तो शुरू कर दे। ये ठीक कहा दीदी तुमने। अनीता मधु से कहती है, सेजल के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। आज दीदी भी कह रही थी उसकी शादी करने के लिए। लड़की है, लड़का देखने में भी तो अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। हाँ बात तो सही है, देखता हूँ मैं। मधु सेजल के लिए लड़का देखने लगता है। उसे अपनी बेटी के लिए एक पैसे वाला और कमाऊ लड़का चाहिए था। उधर जैसे ही सेजल को इस बात की भनक लगती है कि उसके लिए लड़का देखा जा रहा है, तो उसी वक्त सेजल सुनीता को फ़ोन करती है। मौसी, आपको पता भी है मेरे लिए सब लड़का देख रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है, मैंने ही तेरी माँ से कहा है लड़का देखने को। उसकी बुद्धि कहाँ काम करती है। लेकिन मौसी, मुझे ना लड़का टाइप लड़का चाहिए, जैसा तैसा आदमी जैसा दिखने वाला नहीं। मेरी फ्रेंड की शादी अभी हुई थी, उसका हस्बैंड ना उसे विदेश ले गया है घुमाने। अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरे लिए हम ऐसा लड़का खोज कर देंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तुझे लगता है कि तेरी मौसी जैसा तैसा लड़का तेरे लिए पसंद करेगी? मॉडर्न और आज के ज़माने की सोच रखने वाला लड़का ही होगा तेरे लिए। वैसे तो मुझे मेरी मौसी पर पूरा भरोसा है। दिन बीतने लगते हैं। मधु एक के बाद एक लड़का देखता है, लेकिन उसे लड़के जचते नहीं। एक रोज़ एक इंजीनियर लड़की का रिश्ता सेजल के लिए आता है। ये तो अच्छा लग रहा है और सुंदर भी है। अकेला रहता है बैंगलोर में, वहीं जॉब करता है, कोई झमेला नहीं होगा। क्या कहती हो? दीदी को लड़के की फ़ोटो भेजकर उनसे पूछती हूँ क्या कह रही हैं वो। दोनों माँ बेटी को सुनीता दीदी से कुछ पूछे बिना काम नहीं चलता। अनीता सुनीता को तस्वीर भेजकर बात करती है। दीदी, लड़का कैसा लगा? मुझे तो ठीक लग रहा है, सेजल खुश रहेगी इसके साथ। अरे शक्ल पे मत जा, पहले इसकी पूरी जांच पड़ताल करवा ले, उसके बाद आगे बढ़ना। हाँ दीदी, वो तो करवाना ही है। इतने में ही वहाँ उदय आ जाता है और सुनीता से कहता है, किसकी जांच पड़ताल की बात हो रही है? और किसकी होगी? अपने सेजल के लिए एक लड़का देखा है, उसी की। ऐसा तो दिखने में लड़का ठीक ही लग रहा है। लाओ मुझे दिखाओ। सुनीता उदय को लड़की की फोटो दिखाती है। ये लड़का है? तुम लोगों की आंखों को कुछ हो गया है क्या? मुझे एक जरा पसंद नहीं आया। नाक देखो कितनी लंबी है, जैसे कोई सुरंग हो। उदय अनीता से कहता है, नहीं नहीं, इस लड़के से भूलकर भी सेजल की शादी मत करना। लड़कों की कमी है क्या? देख के तो पैसे वाला भी नहीं लग रहा। मेरी नज़र में बहुत लड़के हैं सुंदर सुंदर, मैं उनसे बात करता हूँ। इस रिश्ते को तो मना ही कर दो। ठीक है, इसे मना कर देते हैं। अनीता मधु से कहती है, इस लड़के वाले को ना मना कर दो, जीजाजी को लड़का समझ नहीं आया। तुम और तुम्हारे जीजाजी, अब पता नहीं कैसा लड़का चाहिए उनको। बता देता हूँ, उनके चक्कर में अपनी सेजल की शादी कभी नहीं हो पाएगी। आप भी ना कुछ भी बोल देते हैं। मधु फिर से लड़की देखने लगता है। फिर एक रोज़ एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता आता है। डॉक्टर सुनते ही मधु को लड़का समझ आ जाता है और वो अनीता से कहता है, लड़का कैसा भी हो मुझे पसंद है। डॉक्टर मिलना कोई आसान बात नहीं है। हमारी बेटी राज करेगी। इस बार अपने जीजा को कुछ मत बताना, रिश्ता तय करके डायरेक्ट शादी में बुलाएंगे उन्हें। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कहूँगी कुछ भी उनसे। अनीता मधु से तो कह देती है, लेकिन उससे रहा भी नहीं जाता। इधर सेजल को जैसे ही पता चलता है कि उसे कोई डॉक्टर लड़का देखने आ रहा है, वो फौरन सुनीता को फ़ोन करती है। मौसी, आपने लड़के की फ़ोटो देखी है क्या? कल ना मुझे लड़का देखने आ रहा है। हैं? तेरी माँ ने तो मुझे बताया ही नहीं। मम्मी ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं बता रही हूँ ना। तू मुझे लड़के की फ़ोटो और बायोडेटा भेज दे। सेजल अपनी मौसी को बायोडेटा और फ़ोटो भेज देती है। सुनीता फ़ोटो देखते ही उदय को फ़ोटो दिखाती है और कहती है, कल अपनी सेजल को देखने ये लड़का आ रहा है। ये लड़का? अरे डॉक्टर से शादी कराओगी बच्ची की, वो तो कभी फ्री नहीं रहेगा, इसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। देखा है ना शर्मा जी के बेटे को, उसकी बहू हमेशा रोती रहती है। डॉक्टर का रिश्ता तो तुड़वाना ही होगा हमें। अरे भाई, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाली, तुम रहने दो। कल जब लड़के वाले वहाँ आएंगे सेजल को देखना, तो मैं ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगले दिन सेजल को देखने लड़के वाले आते हैं। जैसे ही सेजल तैयार होकर लड़के वालों के सामने आती है, उसी वक्त उदय भी वहाँ आ जाता है। अरे भाई मधु, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया कि आज सेजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं? अब वो सब इतनी जल्दी हुआ कि बताने का वक्त नहीं मिला। बैठिए बैठिए।
आप लड़की के मौसा है ना? हाँ जी, मैं लड़की का मौसा हूँ और मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जिससे मैं कहूँगा। ऐसा है कि आपका लड़का मुझे पसंद नहीं है। हम किसी डॉक्टर से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे। आप लोग जैसे आए हैं वैसे चले जाइए। लड़की का पिता गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता है और मधु से कहता है, आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मेरी बेइज्जती करवा सके? इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर आऊंगा। अरे नहीं, आप लोग ऐसा मत कहो, आप लोग बैठिए तो। अब बैठने का क्या, यहाँ खड़े रहने का भी मन नहीं हो रहा। लड़के वाले खरी खुटी सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मधु का दिमाग खराब हो जाता है और वो कमरे में जाकर अनीता को सुनाता है। तुम्हारे जीजा को यह सब कैसे पता चला? तुमने उन्हें यहाँ बुलाया ना? देख लिया, नाक कटवा दी हमारी। अरे भी मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। पता नहीं जीजा जी कैसे आ गए यहाँ। ये लोग देख लेना, रिश्ता नहीं होने देंगे सेजल का। अरे पर मैंने तो उनसे कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल गया। मधु वहां से चला जाता है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और उदय के कारण सेजल के कितने रिश्ते टूट जाते हैं। एक रोज मधु दुखी होकर अनीता और सेजल से कहता है, तुम दोनों माँ बेटी कान खोलकर सुन लो। इस बार उदय और सुनीता को तब तक कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक शादी पक्की नहीं हो जाती। पापा लेकिन मौसी ने क्या किया है? वो कितनी अच्छी हैं। तुम मुझे मत सिखाओ। तुम्हारे मौसी मौसा के कारण मेरी इज्जत खराब होती है बार बार। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का सीए है और इकलौता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है घर में। लड़का सुंदर और लंबा है, तुम्हें एक नजर में पसंद आ जाएगा। अरे पर मुझे तो तस्वीर दिखाइए। क्या दिखाऊं? तुम्हारी बहन और जीजा तो पता नहीं कौन कौन सा ऐब निकालते हैं लड़के में, जिसका कोई हल ही नहीं। तुम कल ही लड़के को देखना सामने से, वरना तुम दोनों के मन में हलचल हो जाएगी और सुनीता को कैसा ना कैसा पता चल ही जाएगा। अगले दिन प्रज्वल और उसका परिवार सेजल को देखने के लिए आते हैं। सेजल साड़ी में सबके सामने आती है और चाय देती है। प्रज्वल पहली नज़र में उसे दिल दे बैठता है और चोर निगाह से उसे देखने लगता है। विनय प्रज्वल की आंखें पढ़ लेता है और मधु से कहता है, हमें तो बिटिया भाग गई है। अब आप लोग अपना बताओ, आप लोगों को प्रज्वल कैसा लगा? अब भाई मुझे तो पसंद है प्रज्वल। बाकी बच्चे भी एक दूसरे से बात कर ले। हाँ जी, आखिरकार इन्हें तो रहना है साथ में। सेजल नाश्ता लेकर आती है और सबको देने लगती है। बेटा ये सब छोड़, तू प्रज्वल के साथ जा और कुछ वक्त साथ में बिता। जी। प्रज्वल और सेजल दूसरे कमरे में जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। समझे जी, अब रिश्ता पक्का। 6 महीने बाद की तारीख निकलवा लीजिए। 6 महीने कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? इतने दिन तक इंतज़ार करना तो मुश्किल है। 2 महीने बाद की तारीख निकलवा लेता हूँ, फिर आपसे बाकी बात कर लूँगा। विनय अपने परिवार के साथ वापस चला जाता है और मधु कहता है, आज सुनीता और उदय नहीं है तो देखो कोई झमेला नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन दीदी को पता तो चलेगा ही। कब तक छुपा सकते हैं आप ये बात? पता चलेगा तो शादी के 1 महीने के पहले, ताकि वो लोग कुछ ना कर सके। शादी की डेट आ जाती है। ये पहली बार था जब सेजल ने अपनी मौसी को कुछ भी नहीं बताया था। एक रोज़ अनीता और सेजल शादी का लहंगा लेने के लिए मार्केट जाती हैं। लहंगा खरीदने में उन्हें बहुत कन्फ्यूजन होती है और कहती हैं, मम्मी मौसी को एक बार दिखाते हैं ना, उनकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। अरे बेटा क्या कहेगी तू अभी उससे? कहीं उसे शक हो गया तो क्या करेगी तू? तेरे पापा तो खा जाएंगे हमें। जस्ट चिल ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सेजल सुनीता को वीडियो कॉल करती है और कहती है, मौसी ये लहंगा कैसा है ज़रा बताओ ना। लहंगा किसके लिए देख रही है तू? कहीं तेरी शादी तो फाइनल नहीं हो गई ना? तूने मुझसे ये बात छुपाई है? अरे नहीं मौसी, वो मेरी फ्रेंड की शादी है ना, उसे लेना है। मेरी शादी होगी तो मैं आपको महीने भर पहले ही बुला लूँगी। अच्छा तब तो ठीक है। ये वाला लहंगा ले ले। ठीक है मौसी। लहंगा लेकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। दिन बीतने लगते हैं। अब शादी का डेट भी आ जाता है। तब अनीता कहती है, अब तो दीदी और जीजाजी को बता दो, वरना ऐसा ना हो कि उन्हें किसी और से पता चले और बात का बतंगड़ बन जाए। ठीक है, तुम ही फ़ोन करके बता दो। अनीता तुरंत सुनीता को फ़ोन करके कहती है, दीदी सेजल का रिश्ता तय हो गया है। अगले महीने शादी है, तुम कल से ही आ जाओ। शादी में तभी तो मज़ा आएगा। अचानक शादी? और तू मुझे अब बता रही है? लड़के की फ़ोटो दिखा और सब कुछ बता। तूने नहीं बताया समझ में आया, लेकिन मेरी सेजल ने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है दीदी, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि पूछो मत। ऊपर से तुम तो जानती हो सेजल का रिश्ता बार बार होते होते रह जा रहा था। इस कारण मधु ने मना किया था किसी को कुछ ना बताए। चलो कोई नहीं, बेटी का अपना रिश्ता हो गया। मैं कल ही आती हूँ और साथ में शादी की शॉपिंग भी करेंगे।
ठीक है दीदी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जीजाजी को बता देना। सुनीता खुशी के मारे उसी वक्त पैकिंग शुरू कर देती है। सुनीता को पैकिंग करता देख उदय कहता है, इतनी जोरों शोरों से पैकिंग चल रही है, कहाँ जाने की तैयारी? अपनी सेजल की शादी है महीने भर बाद, वहीं जा रही हूँ। आप शादी वाले दिन आ जाना। मैं तो भाई कल ही तुम्हारे साथ चलूँगा, अपनी इकलौती बच्ची की शादी है। अगले दिन सुबह सुबह सुनीता और उदय सेजल के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर सुनीता और उदय को देखकर मधु अपने माथे पर हाथ रख लेता है और धीरे से कहता है, इसे अभी से क्यों आना था, कहीं रंग में भंग ना करते। सब एंजॉय करते हैं। इतने में अनीता कहती है, दीदी हम लोग ना साड़ियाँ खरीद कर ले आते हैं, अब ज़्यादा वक्त नहीं है ना। हाँ हाँ चल। सुनीता, सेजल और अनीता शादी में देने लेने और पहनने के लिए पूरे दिन घूमकर साड़ियाँ खरीद कर लाती हैं। रात को थक कर चूर जब अनीता सबको साड़ियाँ दिखाने लगती है तब उदय कहता है, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, ऐसी साड़ी दोगे बेटी के ससुराल में? साड़ी तो कांजीवरम होती है। सब वापस करो और मुझे लड़के वालों से मिलना है और उनके घर जाकर सब देखना है। ऐसा है कि लड़के वालों ने ही कहा है ऐसी साड़ी देने को, और उनके यहाँ तिलक लेकर जाएंगे ना, तब देख लेना आप। अरे तब क्या, बेटी दे रहे हैं, 10 बार जाना चाहिए लड़के के घर। तुम लोग भी ना, मैंने तो आकर ही गलती करती। सब उल्टा सीधा काम कर रहे हो तुम लोग। उदय उठकर चला जाता है और सुनीता सबका मुंह देखने लगती है। उदय हर छोटे बड़े काम में उंगली करता रहता है। ये सब देखकर सब टेंशन में आ जाते हैं। अनीता मधु से कहती है, कहीं शादी वाले दिन भी जीजाजी कोई झमेला ना कर दे। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे। अरे क्या ज़रूरत थी अपनी बहन को इतनी जल्दी बुलाने की। अब ये कोई बात थोड़ी ना हुई, इसमें दीदी की क्या गलती है। अगले दिन सेजल शादी के लिए सैंडल लेकर आती है। सेजल की सैंडल देखकर उदय कहता है, चल बेटा तू मेरे साथ, ये वापस कर दे, दूसरा खरीद कर आते हैं। एक जरा अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो मुझे डर लग रहा है कि शादी का डेकोरेशन और कैटरिंग कैसा ही किया होगा तुम लोगों ने। हे भगवान। मौसा जी ऐसा सैंडल ही चला हुआ है अभी, पापा ने सबसे बेस्ट कैटरिंग और डेकोरेटर को हायर किया है। अरे रहने दे तेरे बाप का, तू चल मेरे साथ। उदय सेजल के सैंडल बदलवा देता है और सेजल का मन खट्टा हो जाता है। उदय शादी में जाने वाले हर सामान को अपने हिसाब से करवाता है, फिर भी उसे चैन नहीं आता। इसी तरह तिलक का दिन आ जाता है। मधु और उसके घर में सभी मर्द प्रज्वल के घर तिलक लेकर जाते हैं, पर उदय को लेकर नहीं जाते। जैसे ही उदय को ये बात पता चलती है तो वो तमाशा कर देता है, मुझे तिलक में नहीं ले गए, जानबूझकर मुझे कहीं और फंसा दिया। अरे नहीं नहीं जीजाजी, जिस काम के लिए आपको भेजा था वो मधु ने कहा कि आपके अलावा कोई भी उस काम को नहीं कर सकता, वरना आपके बिना तिलक कभी हो पाता क्या? हाँ मौसा जी, आपके बिना कुछ कर सकते हैं क्या हम? उदय को लगता है कि सब उसे बहुत मानते हैं। ठीक है, तब मेरे बिना कोई तिलक विलक होगा क्या? ऐसा करते करते शादी का दिन आ जाता है। बारातियों के आते ही उदय ड्रामा शुरू कर देता है। कैसे लोग से रिश्ता जोड़ा है, हैं? ऐसे कोई बारात आती है, इतना सूखा सूखा, और लड़के के कपड़े देखो, ये पसंद है तुम्हारी? धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे सुन ले तो सुन ले, कौन सा किसी का खाता हूं मैं, जो सच है वही तो कह रहा हूँ। भूखे नंगों के घर बेटी दे दी तुमने। उदय गुस्से में कभी किसी को कुछ भी बोलने लगता है। फिर जाकर एक आदमी से कहता है, हमें पता होता कि विनय जी इतने कंजूस हैं तो कभी अपनी सेजल नहीं देते उन्हें। अभी भी वक्त है, आप लोग रिश्ता तोड़ सकते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो भाई। ये सब मधु सुन लेता है और अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ऐसा साड़ू भगवान किसी को ना दे, किस्मत फूटी है मेरी। अभी मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये सेजल का रिश्ता तोड़वा देगा तो मेरी बच्ची का क्या होगा? कौन करेगा उससे शादी? मधु भागते हुए उदय के पास जाता है। साड़ू साहब, पैसे कमरे में रखे हैं मेरे, आप ज़रा जाकर ले आइए ना। आपको ही तो लिफाफे में सबको देना है ना। मैं? अरे आपके होते हुए कोई और देगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ वही। उदय कमरे में जाता है। मधु भी छुपकर उसका पीछा करता है। जैसे ही उदय कमरे में घुसता है, मधु दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। सॉरी साड़ू भाई, मुझे ये करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी सेजल की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आप कमरे में आराम से रहो, अब शादी में कोई लफड़ा नहीं होगा। मधु जयमाला में खड़ा हो जाता है। सब अच्छे से हो जाता है। अब बारी फेरे की आती है। इधर जयमाला की आवाज़ उदय के कानों में आती है और वो छटपटाने लगता है। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। मधु ने जानबूझकर मुझे यहाँ बंद कर दिया। सेजल की शादी उस प्रज्वल से तो मैं होने ही नहीं दूंगा।
उदय जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगता है और आवाज़ देने लगता है वहाँ से पार हो रहे आदमियों को। कोई है क्या? मुझे निकालो, मेरी इकलौती बच्ची की शादी है, कोई है क्या? तभी वहाँ से पार हो रहा एक आदमी उदय की आवाज़ सुनकर उसे खोल देता है। वो निकलकर फेरे में पहुँच जाता है। उदय को देखकर मधु के तोते सूख जाते हैं। ये कोई तमाशा ना कर दे। इतने में ही उदय कहता है, अरे ये विनय एक नंबर का कंजूस है, इसके घर में मैं अपनी बेटी दूंगा। कंजूस कहीं का, बाराती ऐसे आते हैं, बहू को जेवर भी नहीं चढ़ाया। इतना हल्का जेवर तो हमारे घर की काम वाली भी इस्तेमाल नहीं करती। तमाशा होते देख अनीता और सुनीता उदय को चुप करवाने लगती हैं। जीजा जी भगवान के लिए चुप हो जाइए। चुप हो जाओ, आखिर बेटी उसी के घर जानी है। ऐसे कैसे जानी है? रिश्ता तोड़ दो। सबकी हालत खराब हो जाती है। तब मधु हाथ जोड़कर समधी से कहता है, समधी जी, इनकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनकी बात का आप बुरा मत मानना। आप रिश्ता मत तोड़ना, नहीं तो मेरी बच्ची का क्या होगा। विनय मधु का हाथ पकड़कर कहता है, आप इतना क्यों घबरा रहे? ये उदय कैसा है मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। एक नंबर का उंगलीबाज आदमी है, हर चीज़ में इसे घुसना होता है। आप कैसे जानते हैं? बारात वापस नहीं जाएगी। मेरे ऑफिस में ही काम करता है उदय, और वहाँ भी रोज़ ऐसे ही कोई ना कोई तमाशा करता रहता है। पंडित जी, आप मंत्र जारी रखिए, मुझे किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेजल मेरे घर ही आएगी। सबके चेहरे पर मुस्कान वापस आ जाती है। शादी अच्छे से निपट जाती है और उदय मुँह ताकता रह जाता है।